नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसका फॉर्म कुछ इस तरह से होगा कि ए आई एक्स प्लस बी आई वाई प्लस सी आई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे आई इज 1, 2 एंड 3। मतलब अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल कंसिडर करें, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट्स 0 रहे, तो इसको हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो 2 वेरिएबल ले लें, तो 2 वेरिएबल में क्या होगा, ए आई एक्स प्लस बी आई वाई इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, 2 होना चाहिए। तो जो सेकेंड इक्वेशन लिखे हैं, दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मतलब होमोजीनियस सिस्टम में ये होगा कि जो कांस्टेंट होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट 0 होना चाहिए। एक्स वाई का कॉफिशिएंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वेरिएबल का कॉफिशिएंट 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तब इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब इस तरह में कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो समझिए। तो यहाँ पे हम लोग 2 केस बनाएंगे। केस 1 ये होगा कि डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 नहीं हो तब क्या होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस केस में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। मतलब सारा का सारा क्या होगा, 0 होगा। और इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब अगर डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, और इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन ही बोलते हैं। ये 3 वेरिएबल के लिए हम बात कर रही है। अगर 2 वेरिएबल होता तो होता है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। यहाँ मैट्रिक्स ए क्या है बताइए, तो मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स ए क्या है? नहीं, मतलब मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो है ही ऑब्वियसली। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जो पहले लिखते थे। इसके बाद केस 2, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए, ठीक है, तो इस केस में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, उसमें एक सॉल्यूशन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 भी होगा। ठीक है, one of the solutions is x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। मतलब एक ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा, और ट्रिवियल सॉल्यूशन के साथ साथ इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, कब, जब डिटर्मिनेंट a 0 होगा। तो इसमें बस 2 ही केस फॉर्म करना है, एक डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। ठीक है, एडजॉइंट a इंटू b करोगे तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि b तो कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स होता है। b तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, कॉन्स्टेंट ही 0 है। जब कॉन्स्टेंट 0 है तो b तो ऑलरेडी 0 है, तो एडजॉइंट a इंटू b हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इससे अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 हो गया, तब उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा,
और वन ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मतलब एक ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, पहले मैट्रिक्स ए फॉर्म करेंगे। मैट्रिक्स ए क्या होगा, तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से 1 1 आएगा और सेकेंड इक्वेशन से 2 और -3 आएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू होगा -3 -2 विच इज -5 एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में बस एक ही सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, और वो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करना ही है क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है ना भाई। तो पहला इक्वेशन में x 0 बिठा दो, y भी 0 बिठा दो, तो 0 प्लस 0 0 आएगा। और दूसरा इक्वेशन में x 0 बिठाओ, y 0 बिठाओ, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई करना ही करना है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्यूशन तो सबका होगा, मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाए तो हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा, इनकंसिस्टेंट होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जो सॉल्यूशन आया इस सॉल्यूशन को ही हम बोल रहे हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब सारा सॉल्यूशन 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 2 ये है कि x प्लस 2y इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए फॉर्म करेंगे। तो मैट्रिक्स ए क्या होगा, वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। तो इसमें फर्स्ट रो में आएगा 1 2 और सेकेंड रो में आएगा 2 4। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बताइए तो आप लोग, क्या होगा डिटर्मिनेंट, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल को टी मान लेंगे। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू टी वेयर t बिलोंग्स टू r। ठीक है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लो। तो इक्वेशन 1 में t पुट कर लें y की जगह पे तो मिलेगा x प्लस 2t इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, -2t। और ये पक्का इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, करा के देख लो, करा के देख लो। x इक्वल टू -2t एंड y इक्वल टू t satisfies इक्वेशन 2। कैसे, तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो x की जगह पे तुम -2t पुट करो और y की जगह पे t पुट करो। तो लेफ्ट साइड में -4t प्लस 4t, राइट साइड में 0। -4t प्लस 4t क्या होगा, 0, 0 इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर गया। अगर इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, सिस्टम है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो बोल ही दिए थे, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा x इक्वल टू -2t एंड y इक्वल टू t वेयर t बिलोंग्स टू r। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत,
नो सर। ठीक है, देखिए इसमें अगर t0 पुट कर लें तो x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा। तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन इसके अंदर ही है, अपने आप है। अगर t0 पुट कर लें तो x 0 आएगा, y 0 आएगा। फिर अगर t1 पुट कर लें तो x इक्वल टू -2 आएगा और y इक्वल टू 1 आएगा। वो भी सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो इस केस में क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा। अब 3 वेरिएबल्स का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y - z = 0। दूसरा इक्वेशन है x - y - 2z = 0। और तीसरा इक्वेशन है 3x + y + 3z = 0। ऑब्वियसली ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, अच्छा एक सॉल्यूशन तो देख के ही हम बता देंगे। बताइए सहर्ष, इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, देख के ही आप बता सकते हैं क्या होगा। x = y = z = 0, समझे? यस सर। तो एक सॉल्यूशन तो डायरेक्ट होगा, x = y = z = 0, क्योंकि x की जगह पे 0 बिठा दो, y की जगह पे 0 बिठा दो, z की जगह पे 0 बिठा दो, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होना ही होना है। ठीक है, हमेशा होना है अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहे तो। हाँ, लेकिन इसका इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा कि नहीं वो टेस्ट करते हैं। तब इसके लिए पहले मैट्रिक्स ए बनाना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए होता क्या है, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे जी, सहर्ष आप बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट रो में होगा 2 3 -1, सेकेंड रो में क्या होगा 1 -1 -2, और थर्ड रो में क्या होगा 3 1 3। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट एक्सपैंड करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको प्रॉपर्टी लगाना है तो लगा सकते हैं। चलिए आप लोग बताइए इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, हम नहीं बता रहे हैं। -33। ठीक है, तो -33 आ रहा है। और बाकी लोग कोई क्रॉस चेक करके बताइए क्या रहा है। ठीक है, -33 ही आएगा, तो -33 आएगा। तो अगर -33 आ गया तो 0 के बराबर तो नहीं है, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बताइए। यूनिक, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, x = y = z = 0। x = y = z = 0 is the solution। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। x - 2y + z = 0। ठीक है, दूसरा है x + y - z = 0। और तीसरा है 3x + 6y - 5z = 0। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन बताना है। तो अगर किन्हीं से पूछें तो इसका एक सॉल्यूशन जल्दी से बता ही सकते हैं। एक सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, मतलब एक ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ कौन सा इक्वेशन है, बोलिए हर्ष, ये सिस्टम ऑफ कौन सा इक्वेशन है, होमोजीनियस, ठीक है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसलिए इसमें एक्स वाई जेड तीनों क्या होगा, जीरो तो होना ही होना है। उससे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा ये टेस्ट करते हैं। तब उसके लिए पहले मैट्रिक्स ए निकालो, या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए ही निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स ए निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का फर्स्ट रो में 1 -2 1, सेकेंड रो में 1 1 -1, थर्ड रो में 3 6 -5 आएगा, ठीक है। तो आइदर वेरिएबल, हाँ क्या रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, ठीक है। जीरो आ गया तो इसमें इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा। अब इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये करना पड़ेगा कि z इक्वल टू टी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। z इक्वल टू क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। अच्छा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन हम शुरू में ही बोल दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में यही है, ज़्यादा इससे कुछ है नहीं। और फिर भी मतलब कि दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में तीसरा इक्वेशन में पुट करना है, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, समझे। तो पुट z इक्वल टू टी, ठीक है, वेयर t बिलोंग्स टू r इन 1 and 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस टी, और इक्वेशन 2 हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू टी। तो ये बन गया इक्वेशन 4, ये बन गया इक्वेशन 5, ठीक है। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड एग्जाम में, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के वैल्यू बताना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताना है, मतलब डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। यू हैव टू यूज मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे फिर हम लोग को a x b मानना पड़ेगा, लेकिन a ऊपर में पहले हम लोग यूज कर लिए। तो ऐसा करते हैं कि 3 मैट्रिक्स मानते हैं, एक b मानते हैं, एक x मानते हैं और एक c मानते हैं, ठीक है। b में हम लोग ले रहे हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स x और y है, तो इसमें मिलेगा 1 - 2 1 1, फिर x दिए, x होगा कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, तो इसमें x y आएगा, और तीसरा मैट्रिक्स दिए c, ठीक है। c कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स है, तो -t और t को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। अब हम डिटर्मिनेंट b का वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट b का वैल्यू कितना आएगा, 1 - 2 मतलब 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू b इनवर्स c, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वेशन है bx इक्वल टू c। अगर मैट्रिक्स इक्वेशन bx इक्वल टू c है तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे b इनवर्स c मिलेगा। आप थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं, मतलब पहले वाला जैसे अलजेब्रा में जैसे करते थे उसके लाइन पे ये सोच सकते हैं कि अगर bx इक्वल टू c है तो x हो जाएगा c बाई बी। जबरदस्ती हम बोल रहे हैं, जबरदस्ती जबरदस्ती, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है भाई, ठीक है। और c बाई बी को हम लोग लिख सकते हैं b इनवर्स c, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में b इनवर्स से मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है, तब जाके वो रिजल्ट आया है। हम जो बोलना चाहें वो समझे आप लोग। यस सर। अगर bx इक्वल टू c है तो अलजेब्रा के लाइन पे हम जबरदस्ती इसको लिख दिए c बाई बी, और लिख दिए b का पावर -1 इंटू c, ठीक है। वैसे ये मैट्रिक्स में डिफाइंड ही नहीं है, मैट्रिक्स में ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बोलना गलत होगा, बस हम याद करने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका आपको बताएं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि bx इक्वल टू c में दोनों साइड में b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोनों साइड में हम b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब लेफ्ट साइड में b इनवर्स इंटू बी हो जाएगा i, और i इंटू एक्स हो जाएगा x, और राइट साइड में b इनवर्स c बचेगा, ठीक है।
अब बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। बी इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट बी, ठीक है। तो बी इनवर्स हम डायरेक्ट लिखते हैं, बी इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी, ठीक है। डिटर्मिनेंट बी तो 3 है। एडजॉइंट बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये मिल गया बी इनवर्स। अगर बी इनवर्स मिल गया तो एक्स मिलेगा बी इनवर्स सी, ठीक है। बोले कि 1/3 1 2 -1 1 और सी की जगह पे -t t। तो यहां से मिलेगा x = 1/3 इंटू, यहां पे जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो इधर से फर्स्ट रो और इधर से फर्स्ट कॉलम, तो -t + 2t, लेकिन t आएगा। और यहां पे क्या मिलेगा बताइए, तो यहां पे क्या आना चाहिए, 2t आएगा। 2t आएगा, ठीक है। तो वहां 2t आएगा। तो x है एक्स वाई का मैट्रिक्स, इधर हो गया t/3 और 2t/3 का मैट्रिक्स। तो अल्टीमेटली यहां से मिला x = t/3 y = 2t/3, ठीक है। तो एक्स वाई मिल गया। अब इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 है 3x + 6y - 5z = 0। थ्री एक्स प्लस 6y - 5z = 0। मतलब पुटिंग x = t/3 y = 2/3 और क्या बोले, अच्छा 3x + 6y - 5z = 0, ठीक है, थैंक यू। इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या है, 3x + 6y - 5z = 0। तो x की जगह पे क्या पुट किए, तो t/3, y की जगह पे क्या पुट किए, 2t/3 और z की जगह पे t, ठीक है। तो t + 4t - 5t = 0। तो 5t - 5t 0 होगा, 0 = 0, मतलब सेटिस्फाई करिए, ठीक है। तो इसलिए जो सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा, x = t/3 y = 2t/3 और z = t, जहाँ t क्या है, कोई भी रियल नंबर है और इसका इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है। इसका इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन ही होगा। तो पूरा आइडिया क्लियर हो गया है ना। अब कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, मतलब लास्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस भी। मैट्रिक्स बोर्ड लेवल कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2-3 क्लास का जरूरत और पड़ेगा, एडवांस लेवल फिर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अगला वीक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक सेकंड कॉल कीजिएगा सर, ऊपर और ऊपर ले जाए। बस
ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, find A inverse and hence solve the system of linear equations x plus 2y plus z equal to 4 minus x plus y plus z equal to 0 और x minus 3y plus z equal to 2। ठीक है। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ ए इनवर्स निकालने के लिए बोला है, तो ए इनवर्स तो आप लोग निकाल लेंगे। ए इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ए इनवर्स का वैल्यू लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ए इनवर्स आएगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। कोई आए हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स मिला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और इसका वैल्यू इतना है। एक और चीज, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू ऑलरेडी नोन है, वो है 10। डिटरमिनेंट ए है 10। ठीक है, ऑब्वियसली डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बोला है इसका यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे एग्जाम में इसमें बहुत टाइम जाएगा। ए इनवर्स निकालना इतना आसान नहीं होता है, लंबा प्रोसेस होता है, आपको टाइम लगेगा। हम तो डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, तो आपको करने आता है, इसलिए हम स्किप कर गए। वो फैक्टर से निकालना, नो को फैक्टर निकालना। हाँ, नो को फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट में ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तब जा करके ए इनवर्स निकलेगा। चलिए कोई नहीं, तो वो आता है, इसलिए हम वैसा नहीं बता रहे। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स ए को देखिए और गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को देखिए। कुछ रिलेशन दिख रहा है? कॉलम वाइज लिखा है। हाँ, इसमें जो ट्रांसपोज लिखा हुआ, राइट, यहाँ पे 1 -1 1 रो में दिख रहा है, इधर एस का कोएफिशिएंट 1 -1 1 कॉलम में दिख रहा है, इधर रो में दिख रहा है 2 1 -3, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 1 -3 है। सिमिलरली इधर रो में 1 1 1 है, इधर कॉलम में 1 1 1 है, मतलब ट्रांसपोज है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दे दिया है। ठीक है, तो जो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है उसका फॉर्म हम ए एक्स इक्वल टू बी नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बी एक्स इक्वल टू सी, जहां बी ए ट्रांसपोज के बराबर है और इसके ट्रांसपोज के बराबर क्या है? बी है। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं और मैट्रिक्स इक्वेशन का फॉर्म हम बी एक्स इक्वल टू सी लिख रहे हैं। ए एक्स इक्वल टू बी क्यों नहीं लिख रहे हैं, वो समझ में आपको आ रहा है? ठीक है, क्या जी सुभायु? तो लेट मैट्रिक्स बी इक्वल टू वेरिएबल का कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, 1
ठीक है। और मैट्रिक्स एक्स वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स और मैट्रिक्स सी कॉन्स्टेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ऑब्वियसली मैट्रिक्स बी जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो सत्यम आप बताइए ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा? प्रिंस ए ही होगा, ए का डिटर्मिनेंट होगा। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज ए का डिटर्मिनेंट, जो कि कितना होगा 10, और 10 0 के बराबर नहीं है, लेकिन बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। अच्छा, बी इनवर्स को लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और फिर प्रॉपर्टी याद कीजिए, बी इनवर्स को लिखें ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए ट्रांसपोज के इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज के इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए बोर्ड में काम आ रहा है ये प्रॉपर्टी, समझे रजत? हाँ सर। तो बी इनवर्स इज ए ट्रांस, डायरेक्ट सर बी से भी निकाल सकते हैं ना? कितना लंबा होगा? हाँ सर लंबा है। क्यों निकालेंगे? जब ए इनवर्स निकला हुआ है तो फिर आप वही काम क्यों दोबारा कीजिएगा? ठीक है सर, ठीक है। तो इसलिए हम प्रॉपर्टी का यूज कर दिए, तो बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स तो निकला हुआ है, ठीक है। ए इनवर्स दिख रहा है फर्स्ट रो में 4 2 2, सेकेंड रो में -5 0 5, थर्ड रो में 1 -2 3, इसका ट्रांसपोज। तो इसे बोल सकते हैं बी इनवर्स का वैल्यू होगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। बी ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया तो सॉल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा कि मैट्रिक्स इक्वेशन है बी एक्स इक्वल टू सी, मैट्रिक्स इक्वेशन जो है वो है बी एक्स इक्वल टू सी, और बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स सी। बी इनवर्स है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और सी था कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स, तो कांस्टेंट का मैट्रिक्स था 4 0 2, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, तो x के लिए लिख देंगे एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स, और इधर जब आप कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद में आएगा अच्छा, ए इनवर्स में एक गलती है, ए इनवर्स में एक गलती है, एक गलती है, हम डायरेक्ट लिखे हैं ना, ए इनवर्स में ये 1/10 इंटू दिस, ठीक है, 1/10 इंटू दिस, तो हर जगह चेंज करते जाओ, यहाँ 1/10 बाहर में रहेगा, क्योंकि 1/10 को ट्रांसपोज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी 1/10 बाहर में रहेगा, यहाँ भी 1/10 बाहर में रहेगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में आएगा 9/5 2/5 7/5, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 9/5, y इक्वल टू 2/5 और z इक्वल टू 7/5, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इस तरह क्वेश्चन था एक, पर उसमें डायरेक्ट दिया हुआ था, ट्रांसपोज नहीं किया हुआ था। क्या मतलब किया हुआ था डायरेक्ट? सर एक एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन था सर। हाँ, तो उसमें ए इनवर्स जो होगा वो डायरेक्ट उसका क्या बोलते हैं, जो भी कोएफिशिएंट से उसके बराबर ही होगा डायरेक्ट। हाँ सर, ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स डायरेक्ट होगा सर। हाँ, वो डायरेक्ट वहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज, मतलब ए और बी में रिलेशन था बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज, उधर बी इक्वल टू ए ही होगा, तभी जाके ऐसा हो सकता है, समझे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के लिए,
इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड। तो हो सकता है टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन दे भी दें। लेकिन टेस्ट तो सब्जेक्टिव टाइप होगा, टेस्ट सब्जेक्टिव टाइप ऐप में कैसे होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द प्रोडक्ट -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 into 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3, ठीक है। एंड हेंस मतलब इसका यूज करके सॉल्व x माइनस y प्लस z इक्वल टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 और 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट्स है, ठीक है, वो दोनों किसी एक मैट्रिक्स में अपीयर हो रहा है, देखिए तो सेकंड वाला, ठीक है। तो वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट्स है वो सेकंड वाले में अपीयर हो रहा है। तो अगर सेकंड वाले में अपीयर हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि सेकंड वाले का नाम दे दिए मैट्रिक्स ए और इधर वाला जो है उसका नाम देते हैं मैट्रिक्स बी, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले का नाम दे दिए मैट्रिक्स ए और फर्स्ट वाले का नाम दे दिए मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो पहले आपको बी ए बताना है, पहले बी ए बताना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी ए के लिए जब प्रोडक्ट आप कीजिएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, वो आएगा 8 0 0 0 8 0 0 0 8, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 8 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बचा क्या बताइए तो। 8 के बाद में जो है जो मैट्रिक्स है कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स। तो 8i लिख सकते हैं, 8i3 भी लिख सकते हैं, हम 8i लिख दिए। अच्छा, 8 को लेफ्ट में लिख चले आते हैं, तो b बाई 8 तो b बाई 8 इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई। यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा बताइए आप लोग। मैट्रिक्स b बाई 8 इंटू ए आई है, तो इसका मतलब b बाई 8 ए का क्या है, इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए आई होता है। तो यहां से ये कंक्लूजन हुआ कि ए इनवर्स जो होगा वो मैट्रिक्स b बाई 8 होगा, ठीक है। और मैट्रिक्स b क्वेश्चन में दिया हुआ था, मतलब 1 बाई 8 इंटू मैट्रिक्स b लिख सकते हो, इसको ज्यादा अच्छा, b बाई 8 से अच्छा लिख सकते हो 1 बाई 8 इंटू मैट्रिक्स b। वन बाई 8 तो 1 बाई 8 है और मैट्रिक्स b पता है, ठीक है। मैट्रिक्स b में होगा मास 4 4 4 मास 7 1 3 5 मास 3 मास 1, ठीक है। अब हम इन तीनों इक्वेशन पे बात करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। इसमें मैट्रिक्स ए तो फॉर्म हो चुका है, मैट्रिक्स एक्स वेरिएबल का होते हैं, अब रह गया मैट्रिक्स सी, ठीक है। थर्ड वाला जो मैट्रिक्स है उसका नाम दे दिए मैट्रिक्स सी, ठीक है।
तो मैट्रिक्स सी में क्या मिलेगा, 4 9 1 मिलेगा, 4 9 1 मिलेगा, ठीक है। और जो मैट्रिक्स इक्वेशन होगा वो होगा AX इक्वल टू सी। हम भी जानबूझ के नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिए आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स इक्वेशन हुआ वो हो गया AX इक्वल टू सी। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? ज़्यादा जल्दी हम बता रहे हैं, बोलिए। नो सर। नो सर, ठीक है। तो X इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, X इक्वल टू क्या लिखेंगे? A इनवर्स सी। A इनवर्स सी, राइट। A इनवर्स का वैल्यू 1/8 और डिटर्मिनेंट के अंदर मास 4 4 4, मास 7 1 3, 5 -3 -1, ठीक है। और C मतलब कांस्टेंट का मैट्रिक्स, तो कांस्टेंट का मैट्रिक्स था 4 9 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो लेफ्ट साइड में तो XYZ आएगा और राइट साइड में सॉल्व करने के बाद में आएगा 3 - 2 - 1, ठीक है। जैसे X इक्वल टू 3, Y इक्वल टू -2, Z इक्वल टू -1,